सरकारी तंत्र के अधिकारियों तथा ऐसे ही अन्य लोगों से हम आज जनता के मुद्दों पर सीधी चर्चा करते हैं। हमारे सवाल सीधे और तीखे जरूर होते हैं, लेकिन सही और स्पष्ट होते हैं, जो आम जनता सुनना और जानना चाहती है। हमारे इस चर्चा के खास मेहमान हैं आदिवासी समाज के बहुत ही बड़े नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के धुर विरोधी रहे हैं, झगड़िया के विधायक छोटू भाई वसावा, और उनके साथ आज तीखी चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता जय दुबे। किसी से डरना नहीं, हम यहाँ बैठे हैं, डरना मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी बात, और आज तीखी बात में जो हमारे मेहमान हैं उनको किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गुजरात से आदिवासी बहुल क्षेत्र से आते हैं और आदिवासी में बहुत बड़े नेता के रूप में जाने भी जाते हैं, और उन्होंने अपनी तमाम उम्र आदिवासियों के लिए काम करने में गुजारा भी है। इतना समझ लीजिए कि एक ही क्षेत्र से लगातार 7 बार से भी ज़्यादा के वो विधायक रह चुके हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं छोटू भाई वसावा, जो झगड़िया से विधायक है, और विधायक से बढ़कर वो आदिवासियों के लिए बहुत ही बड़े शुभचिंतक के तौर पे जाने जाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। सर, आप एक ही जगह से 7 बार से ज़्यादा विधायक रह चुके हैं झगड़िया से। यहाँ के आप एक बहुत बड़े आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते हैं। आदिवासी भी किसान होते हैं। फिलहाल देश में किसान आंदोलन गरमाया हुआ है। किसान आंदोलन में किसानों के रुख को और सरकार के रुख को अब किस नज़रिए से देखते हैं? वो जो सरकार है, इस देश की सरकार ही नहीं है ना, इसलिए वो यहाँ के जो किसान है उसकी बात सुन नहीं रहे, वो सुनेगा भी नहीं ना, क्योंकि वो लोग यहाँ के है ही नहीं ना। जो सत्ता में बैठे हैं वो कहाँ के हैं, यहाँ के तो है ही नहीं। लेकिन इसलिए यहाँ की लोगों की बात, किसानों की बात वो समझते नहीं है, वो समझने वाले है ही भी नहीं। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम चाहते हैं कि क्लॉज बाय क्लॉज आके चर्चा हो, जिनको भी दिक्कत लगता है वो आके चर्चा करें। चर्चा करने कोई आते नहीं है, सीधे कानून खारिज करने की बात होती है। सरकार की तरफ से ये दलील दी जाती है। आपको लगता नहीं है कि कोई सरकार बात नहीं करना चाहती है, वो तो गुनहगार मानती है। देशद्रोह में किसानों को डाल दिया है। वो जो मुकदमा किया है उन लोगों ने, वो देशद्रोह का किया है ना। लेकिन अगर सरकार किसानों की बात वो सुनना चाहती है, उसका नतीजा लाना चाहती है, तो उसके साथ बात करना चाहिए। लेकिन किसान भी तो सुनने के मूड में नहीं है ना सर। वो 3 कानून सीधे तौर पे खारिज करने की बात कर रहे हैं। तो हमारे विरुद्ध में है, किसानों के विरुद्ध में, वो तो बोलेगा ना, खारिज करना चाहिए ना। कोई पार्लियामेंट में उसका कोई चर्चा हुआ है क्या? लेकिन कानून का चर्चा हुआ? लेकिन कानून तो सर पार्लियामेंट से ही बनता है ना। कानून तो पार्लियामेंट से ही बना है। अरे बनता तो है, लेकिन बिना चर्चा कैसे है, उसको घुसेड़ देते हैं, उसके पारित कर देते हैं। चर्चा तो होनी चाहिए ना, और सब मूंगे आदमी थोड़े हैं तो वहाँ बैठे हैं। लेकिन अभी तो सरकार चर्चा की बात कर रही है, लेकिन बावजूद उसका चर्चा कहाँ हो पा रहा है? उसकी इच्छा शक्ति नहीं है ना। किसानों की वो जमीन है, वो छीनने की बात है। पूरे दुनिया में चल रहा है, ऐसा यहाँ करना चाहती है ना। आप आदिवासी नेता के तौर पे जाने जाते हैं। आदिवासी लोग भी किसान होते हैं। बहुत बड़ा वर्ग यहाँ का जो है वो खेती पर निर्भर करता है। जब हम इस क्षेत्र में आ रहे थे, हमने देखा बहुत जगह पर खेती हो रही थी, तो बहुत बड़े वर्ग के लोग जो है वो खेती भी कर रहे हैं। आप गुजरात में इस जो विरोध चल रहा है किसान आंदोलन, उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या इधर में कुछ उसका असर होने वाला है? हमारी ज़मीन तो छीनी गई है ना। वो केवड़िया जो बनाया है, 70 गांव की ज़मीन उन लोगों ने ले ली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। हमारे किसान कैसे वहाँ जीवन जिएंगे, कैसे जीवन वो निर्वाह करेंगे वहाँ पे, बताओ। बाकी दूसरी जगह पे भी वो प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, वहाँ भी हमारी ज़मीन जाने वाली है। तो किसान के विरुद्ध में है ना सरकार। तो कुल मिला के ये समझा जाए कि बीटीपी पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, फाउंडर, आप सीधे तौर पे किसान आंदोलन के समर्थन में हैं? बिल्कुल करेंगे समर्थन। चलिए सर, किसान आंदोलन में आप समर्थन कर रहे हैं, आपका हक भी है, करना भी चाहिए। लेकिन देश में
जो आलम अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी साइकिल रैली निकाली थी पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो पेट्रोल डीजल का जो कीमत बढ़ रहा है, इससे तो बाज़ार में सब जो चीज़ें मिलती है खाने पीने की, सब्जी सब वगैरह, जो करियाना है, उसका भी दाम बढ़ जाता है ना। अकेला उसका दाम नहीं बढ़ता है पेट्रोल डीजल का, इसके साथ में सबका दाम बढ़ जाता है। वो सब गरीब लोग उसको खरीदे जाते हैं और खाने के लिए, इस पर भी टैक्स आ जाता है। कम करना चाहिए ना। इस बाबत आप क्या सलाह देना चाहेंगे सरकार को? अगर मान लीजिए जैसे सरकार बोलती है कि आप अपना सलाह हमें दीजिए। पूरा देश जानता है, पूरा देश बोलता है कम करो, वो गधे थोड़े बैठे हैं। अगर कोई गधा होता है प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा नहीं कर सकता है ना, दाम नहीं वो घटाता है ना, घटाना चाहिए ना। वो जो गधा होता है ना वो नहीं समझता है, तो गधा तो बात से नहीं मानता है ना, उसको लात मानना चाहिए। वो लात पड़ेगी उसको चुनाव में। अभी तक जो चुनाव जीते गए हैं ना भाजपा ने देश में, वो तो ईवीएम में सेटिंग करके जीते हैं ना, बाकी कोई उसको वोट नहीं देने वाला है। 2022 का चुनाव आप किस रूप में देख रहे हैं? कितना असर रहेगा किसान आंदोलन और इस महंगाई का? बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसमें भाजपा को, आरएसएस को। मेरे ख्याल से देश में जो दोनों पार्टी चल रही है ना, बीजेपी कांग्रेस, एक जाती है एक आती है, वो दोनों चला रहे आरएसएस वाले। इसलिए देश के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, होने वाला भी नहीं है। जब तक वो नहीं हटेगा तब तक वो फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन आपने बहुत बड़ा बयान दिया सर कि देश को के जो दोनों बड़े पार्टी हैं कांग्रेस और भाजपा, बीजेपी, उसको आरएसएस चला रही है। ये बहुत अपने तो बहुत बड़ा बयान है। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो देश को कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। पूरा आज़ादी का समय 75 साल हो गया, इसमें फ़ायदा तो होना चाहिए ना देश के लोगों को, नहीं हुआ ना। आज भी लोग मर रहे हैं, जूझ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं ना। सरकार तो कहती है कोविड के जो समय में ये 2020 से स्टार्ट हुआ है, हमने 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया। जो देश के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है उससे हम 2 कदम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने आवंटन भी किया। इसमें आपका क्या नज़रिया है सर? वो कोरोना के नाम पे खुद फैल गई सरकार देश चलाने में, तो कोरोना का बहाना है ना। अगर 20 लाख करोड़ का बजट देते हैं 20 में से 3 महीने 4 महीने पहला बजट का बंटवारा हो गया था, तो 20 लाख करोड़ बीच में से कहाँ से आ गया? तो गलत बात कर रहे हैं ना। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही कि एक तरफ से सरकार के ऊपर में ही आपने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। हाँ, तो बिल्कुल, हो तो बजट का बंटवारा हो जाता है 3 महीने 4 महीने पहले, तो बीच में से 20 लाख करोड़ कहाँ से आ जाता है, कैसे आ जाता है, वो बताना चाहिए ना। उसके पहले भी 1.25 लाख करोड़ दिया गया था। हाँ, वो तो गलत बोल रहे हैं ना। प्राइम मिनिस्टर को बोलना नहीं चाहिए गलत बात। आपके हिसाब से गलत बयानबाजी चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, वो सब झूठ बोल रहे हैं, पूरा देश को झूठ बता रहे हैं। अभी भी जो स्टेप लेते हैं सब झूठ है। ये तो सर आम जनता समझ रही है, देख रही है जो भी है। गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं 2022 में। यूपी के बाद गुजरात का ही नंबर आएगा। आपने अपने पार्टी वीटीपी का जो गठबंधन है वो ओवैसी जी के पार्टी के साथ में किया है। आपको नहीं लगता है कि आपने एक गलत पार्टी के साथ में, क्योंकि वो हिंदूवादी के खिलाफ बोलते हैं, इससे आपको नुकसान हो सकता है जो गठबंधन किया है उस पर? भारत में कोई हिंदू है ही नहीं, इंसान है सब। वो तो आरएसएस की साजिश है ना, हिंदू बता के राज करने के लिए। मुस्लिम भी तो इंसान है ना, उसका भी तो वोट लिया जाता है ना। अगर गलत आदमी होता तो उसको वोट में भागीदार क्यों बनाते हैं? भागीदार नहीं बनाना चाहिए ना। तो यहाँ पर ये मान लिया जाए कि आपकी जो विचारधारा है वो ओवैसी जी से मिल रही है। बिल्कुल, उसका भी इस देश में आबादी है, मत है उसका भी, तो उसको भी साथ में लेना पड़ता है ना। लेकिन देखा तो ये गया सर कि जब पंचायत चुनाव हुआ, आपके समर्थन से जो गठबंधन आपने बनाया है, इससे फ़ायदा ओवैसी जी को हो गया। हाँ, हो गया ना, अभी भी होगा उसको।
हमको भी होगा, उसको भी होगा। मतलब 2022 में आप देख रहे हैं कि आपकी सरकार बन सकती है गुजरात में? हाँ, हम कंट्रोल कर सकेंगे उसको, सरकार को। तो मतलब ये आदिवासी समाज के तरफ एक संदेश जाना चाहिए कि इस बार का सरकार छोटू भाई वसावा की सरकार होगी। सालों से नहीं बनने दिया आदिवासियों को, कोई फायदा नहीं है, तो इस बार बनने देने का। आपके अगर जीवन के आंकड़े पर देखा जाए, आप बहुत ही संघर्ष किए हैं। संघर्ष के जरिए आप पहले किसान से फिर आपने वाम फ्रंट को भी ज्वाइन किया, CPIM को भी ज्वाइन किया है। बाद में आपने एक अपनी 1993 में पार्टी भी बनाई, फिर जदयू को ज्वाइन किया, आज एक और पार्टी आपने बनाया है, BTP। आपके पास में सालों का, कहने का जो तात्पर्य है, सालों का अनुभव है। लेकिन इस अनुभव के तौर पे आपने एक साथ 2 बड़े पार्टियों के साथ लड़ाई भी लड़ी है, एक कांग्रेस और एक BJP। आज जो दौर आया है, इस दौर की अगर हम बात करें तो इस दौर में भी ये संघर्ष आपको करना पड़ेगा 2022 के चुनाव में। जज्बा कितना है सर? अभी जितने भी पार्टी हमारे विरुद्ध में आएगी उसके सामने हम लड़ेंगे, वो हमारा मकसद है। अभी गुजरात में आप पार्टी आई है, वो लोग इसके साथ जुड़ने वाले हैं, वो कहाँ से जाने वाले हैं? BJP से जाने वाले, कांग्रेस से जाने वाले। हाँ, उसको तो आदत है सबको कि गरीबों पर गलती से राज करो और उसका शोषण करो। तो हम ऐसी पार्टियों को भी हम सबक सिखाएंगे। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो आम आदमी पार्टी है वो भी भाजपा का ही एक B टीम के तौर पे काम कर रही है। हाँ, बिल्कुल करेंगे वो लोग, क्योंकि BJP आएगी तो पटेल को बनाएगा, कोई राजपूत को बनाएगा, कोई वो अपर क्लास को बनाएगा। कांग्रेस भी ऐसा करेगी और आप पार्टी भी ऐसा करेंगे, तो हमको तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यानी ये देख लिया जाए कि एक और आंकड़ा बढ़ गया आम आदमी, पहले BJP कांग्रेस था, अब आम आदमी पार्टी भी जुड़ गया है, जिससे आपको लड़ाई लड़नी है। हाँ, बिल्कुल लड़ेंगे उसके सामने। सबका मकसद एक ही है हमारे लिए कि गरीबों का शोषण करो देश में, वही है ना। आपने हाल ही में एक PIL भी दाखिल किया है हाई कोर्ट में, और वो आदिवासी समुदाय के लिए जो RBI ने पैसे दिए थे वेदांता कंपनी को उद्धार के लिए, उन्नति करने के लिए, उसका कुछ आपका आरोप है कि गलत उसका इस्तेमाल किया गया है। पूरा मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? पहला तो क्या है कि वो हमारे जो एरिया है पूरे भारतवर्ष में, ट्राइबल एरिया, 1950 में शेड्यूल एरिया बनाया गया है। तो शेड्यूल एरिया में तो कोई बिना ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की परमिशन बिना कोई आ नहीं सकता, कोई फैक्ट्री नहीं डाल सकता, कोई ज़मीन नहीं ले सकता। फिर भी उसका उल्लंघन करके यहाँ वेदांता कंपनी डालते हैं वहाँ पे, तो पूरा जो तहसील है हमारा सोनगढ़, व्यारा, सब प्रभावित होने वाला है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? केमिकल निकालेंगे, सब केमिकल डालेंगे, हमारी नदी खराब हो जाएगी, पहाड़ खराब हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो ऐसा प्रोजेक्ट को कैसे हम डालने देंगे वहाँ पे? आप झगड़िया के विधायक भी हैं, झगड़िया में भी केमिकल कंपनी बहुत सारी है, इनका भी अगर प्रदूषण का स्तर मापे, रात में बहुत ज़्यादा यहाँ से निकलता है। इनके लिए आपने कुछ सुझाव सोचा है कि क्या यहाँ के जो एसोसिएशन है उनसे कुछ सुझाव देना चाहिए ताकि वो कम हो? बस उसके सामने भी हमारा लड़ाई तो चालू ही है ना। अभी भी ब्लास्ट हुआ था UPL में, कितने आदमी मर गए थे, और तो सब बिना परमिशन चलाते हैं। UPL से तो आंकड़ा परफेक्ट मिला नहीं, लेकिन कोई कहता है कि 2 मरे, कोई बोलता है 3 मरे। अरे कितना, इतना ब्लास्ट हुआ था बड़ा, तो इसमें 2 आदमी थोड़े मरते हैं कोई। आप अकेले तमाम बड़े पार्टियों सहित बड़े बड़े नेता यूँ समझिए कि प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ते हैं और ज़बरदस्त अंदाज में अपनी बेबाकी से बात भी रखते हैं। घबराहट नहीं होती आपको? बिल्कुल नहीं। ऐसे तो हमारे लोग मरे हुए हैं ना, मर गए हैं ना, कहाँ बोलते हैं, मारे दिए गए हैं ना। भूखे मरते हैं, बिना शिक्षा मरते हैं, बिना आरोग्य मरते हैं, तो हम बोलेंगे उसके सामने जिंदा है इसलिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी आपके ही राज्य के हैं। हम तो उसको प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं ना। अगर खरा अर्थ में प्रधानमंत्री होता है तो इस देश की जो आबादी है उसको अच्छी तरह से
उसको फ़ायदा करना चाहिए ना। कहाँ होता है, मरते हैं लोग। कोरोना से कितने आदमी मर गए, 50 लाख आदमी मर गए, फिर भी उसका आंकड़ा सही नहीं बताते। 4 लाख मरे हैं तो जी 4 लाख, लेकिन सरकार तो कहती है कि जो राज्य सरकार हमें आंकड़ा भेजती है हम वही बताते हैं, अपने पास तो हमारा कुछ है नहीं। राज्य सरकार भी उसकी है ना, बोलना चाहिए ना, हमारी तो है नहीं। सेंट्रल में है, उसकी ही सरकार है। गुजरात में कितने आदमी मरे हैं, बताना चाहिए ना, पूछना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अंदर से अपना सत्ता बचाने का पॉलिटिक्स भी चल रहा है? सब मिले हुए हैं, जानबूझकर मार रहे हैं। जो देश की, दुनिया की आबादी है उसको कम करने की साजिश उन लोगों की है। और बड़े बड़े जो उद्योग वाले हैं, जो मालिक है दुनिया के, विश्व के, उसके इशारे पे यहाँ की गवर्नमेंट भी चल रही है। अगर आने वाले समय में भाजपा के तरफ से आपके पास में अगर गठबंधन करने का कोई संदेश आता है तो बीटीपी पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पे छोटू भाई वसावा का क्या संदेश होगा? हमको उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सपोर्ट करके क्या करेंगे? हमारे लोगों को मार दिया जाएगा, नहीं करेंगे उसका हम सपोर्ट। यह है हमारे साथ छोटू भाई वसावा, इनके साथ चर्चा का दौर जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। छोटू भाई वसावा आदिवासी समाज के एक बड़े चेहरे के रूप में देखे और जाने जाते हैं। इन्होंने अपने राजनीतिक करियर में अब तक लगातार 6 बार से अधिक एक ही विधानसभा के विधायक बने रहने का रिकॉर्ड भी बनाया है। और इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि छोटू भाई वसावा का आदिवासी समाज में क्या कद है। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक किसान नेता के तौर पर 80 के दशक में की थी। फिर साल 1993 में इन्होंने आदिवासी विकास मोर्चा नाम की एक अपनी नई पार्टी बनाया, लेकिन इनका प्रभुत्व जेडीयू में जुड़ने के बाद बढ़ने लगा। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बने हुए हैं छोटू भाई वसावा। आइए तीखी चर्चा का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं। सर, बेरोजगारी को लेकर के क्या कहेंगे? मोदी जी का कहना है कि गुजरात एक मॉडल है, मॉडल के तौर पे देश के सामने पेश किया जाता है कि रोजगार के मामले में हो या विकास के मामले में हो, गुजरात पूरे देश में नंबर 1 पे आता है। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों का अपना अपना फंडा है। आप किस तौर पे देखते हैं? अभी सबसे ज़्यादा बेरोजगारी गुजरात में है, पहले नंबर पे। इतना विकास होने के बाद भी है, इतना विकास होने के बाद भी यहाँ कोई विकास नहीं हुआ ना। जहाँ प्राइवेटीकरण होता है, निजीकरण होता है, इसकी हालत क्या होती है, इस देश की हालत क्या होती है, इस राज्य की हालत क्या होती है निजीकरण में। तो हमारे सब बेकार है लोग, कहाँ है रोजी रोटी, आज भूखे मर रहे हैं। आपने निजीकरण का बात किया, निजीकरण में आप देखिए तो रेलवे को भी निजीकरण के तौर पे डाला जा रहा है। इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? अब तो सब निजीकरण कर दिया, रेलवे को कर दिया है, एयरपोर्ट को कर दिया है, कहाँ कोई संपत्ति बचाई है, लोगों के लिए रखी है, प्राइवेटीकरण कर दिया है ना सब जगह। लेकिन सरकार तो कहती जा रहे हैं, लेकिन सरकार तो कहती है कि निजीकरण करेंगे तो रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। सरकार अकेले कहाँ क्या ध्यान दे, इसलिए इसको ब्रांचेस में तब्दील किया जा रहा है। एक कहने का मतलब बता रहे हैं। अभी तो सरकार वही चलाते हैं ना, प्राइवेटीकरण वाले। सरकार कौन चला रहे हैं? देश की जनता की ओर से चलती सरकार, तो जनता का ऐसा हाल नहीं होता ना। प्राइवेटीकरण वाले चला रहे हैं सरकार, उसका वो प्राइम मिनिस्टर है ना, लोगों का नहीं है ना। आपके हिसाब से देश के जो प्राइम मिनिस्टर को 5 काम देश के बिहाफ में करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं किया, वो क्या होगा? आपके हिसाब से जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको देश के विकास के लिए 5 अगर काम करने चाहिए था कोई, वो क्या होगा? इतना ज़्यादा काम किया है, प्राइवेटीकरण किया है, वो कोरोना ला के डाला है, सबको मारा है, तो वो तो बढ़िया काम है ना उसके लिए। कोरोना के लिए तो 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज भी सरकार ने डाला है। सर, आत्मनिर्भर कोई है नहीं, वो खुद आत्मनिर्भर हो गए हैं ना, हमारा पैसा खा के। देश का पैसा खाया है ना उन लोगों ने, आरएसएस ने खाया है, सरकार में बैठे उसको खाया है ना। इसलिए तो यहाँ की प्रजा भिखारी हो गई है ना, भूखे मरती है ना, और क्या है। आपके कहने का
मतलब ये समझ लिया जाए कि जो 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए उसका एक जो चार्ट है वो सामने आना चाहिए। वो तो मैंने बताया ना कि तीन महीने पहला वो बजट हो गया था, बीच में कहाँ से आ जाता है बिना बजट का 20 लाख करोड़? बताइए कहाँ से आया? ये बहुत बड़ी बात आ रही है सामने। छोटू भाई वसावा का जो सवाल है कि 20 लाख करोड़ रुपए जो सरकार ने कहे हैं कि हमने आवंटित किए हैं, उसके पहले बजट था, ये पैसा आया कहाँ से? कहीं ना कहीं जो सरकार है उनको भी इस बाबत में एक कदम आगे बढ़ के अपना रखना चाहिए और ये जो सवाल आ रहे हैं इसका जवाब देना चाहिए। चलिए बात करते हैं गुजरात चुनाव को लेकर के। किसान आंदोलन ने बंगाल चुनाव को प्रभावित किया। बंगाल में भाजपा सरकार को वहाँ पर जो उन्होंने सोचा था मिला नहीं। गुजरात में इस बार भाजपा का क्या हाल होगा और आप अपनी पार्टी को कहाँ पर देख रहे हैं? उसको पूछ लेना भाजपा को क्या हाल होने वाला है, मैं क्यों बताऊं? आप अपनी पार्टी को इस बार कहाँ पर देख रहे हैं? तो हमारी पार्टी आगे जाए इसमें हमको मजा है ना, इसमें हमको फायदा है ना, वही करेंगे ना, उसकी बात हो जाने। तो इस बार आदिवासी समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि सरकार आपकी बन सकती है? भाजपा ने तो बहुत बुरा किया है गुजरात में, सब पूरे देश में, तो यहाँ कैसे लोग उसको वोट करेंगे? तो वो पंचायत चुनाव में भी और जो कॉरपोरेशन के चुनाव में भी ईवीएम में गड़बड़ी की, वो पुलिस वालों को चढ़ाया, इसलिए सीटें आई हैं ना, अभी नहीं आएंगी उसकी सीटें। यूपी चुनाव में भी कुछ इस तरह का विजुअल्स आया तो था। वहाँ भी इंसान तो है ना, वो भी चौक तक गए हैं ना, उसको भी जीना है ना, वहाँ भी पाड़ेंगे उसको। आदिवासी समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अगर आपकी सरकार गुजरात में आती है, आपकी गठबंधन की सरकार बनती है? आप पहले 5 काम आदिवासी के लिए, गुजरात के जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? हमारा जो संविधान है 5वां शेड्यूल, 6 शेड्यूल पूरे देश में लागू है अभी भी, उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता है ना, वो इम्प्लीमेंट हम करवाएंगे और हमारा फ़ायदा लेंगे, हमारी ज़मीन लेंगे, हमारी नदी लेंगे, इसमें क्या है? आप ये मानते हैं कि आपके साथ अन्याय किया गया है? बहुत बड़ा अन्याय है हमारे साथ। तो ये लड़ाई आप अकेले कब तक ऐसे ही लड़ते रहेंगे? अकेले नहीं है ना, हमारे साथ सारे लोग हैं, अकेले कैसे हैं? अकेले तो कोई पार्टी चलती नहीं है ना। गठबंधन हुआ है अभी, और भी ये गठबंधन का सिलसिला आगे बढ़ सकता है क्या? देख लेंगे, समय आएगा तो क्या करना है वो। लेकिन भाजपा की सरकार आप नहीं जाने वाले, भाजपा के साथ नहीं जाने वाले? हाँ, भाजपा के साथ कैसे जाएंगे? भाजपा ने तो सत्यानाश करा देश का है, कोई गधा होगा तो उसके साथ जाएगा। बहुत बड़ी बात यहाँ पर सामने आई, भाजपा के साथ गठबंधन नहीं होगा, लेकिन 2017 का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस के साथ में जरूर गठबंधन था, कांग्रेस का भी आपने समर्थन किया। इस बार आप कांग्रेस को किस रूप में देख रहे हैं? कांग्रेस तो वो तो भाजपा के साथ हो गई है ना, उसको क्या देखना है, उसको सोचना है हमको क्या करना है। मतलब इस बार कांग्रेस का भी साथ आपको नहीं लेना है ना उनको साथ देना है? हाँ, दोनों एक ही है, तो सोचेंगे क्या करना है हमको। तो 2017 में दोनों अलग अलग था सर? है 2017 में उस वक्त तो कांग्रेस ने आपको सपोर्ट किया था। तो जानते दोनों एक ही है, लेकिन हमारा थोड़ा, हमको क्या था कि बड़ा दुश्मन को मारना है तो छोटा दुश्मन को साथ में रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, तो क्या इसी का ये नतीजा था कि अहमद पटेल साहब जो राज्यसभा में चुन के गए थे वो आखिरी वोट आपका था जिसके लिए उनका चुनाव हुआ था राज्यसभा में? वो तो समय चला गया ना, हमको तो बचाना था उसको, कांग्रेस को, वो नहीं बची, खुद गई इसमें, तो हम क्या करेंगे इसमें। आपने सर बहुत ही बेबाकी के साथ सवालों का जवाब दिया। चलते चलते आखिरी सवाल, आखिरी 2 सवाल कहूँगा, एक सवाल में अगर कहने जाऊँ तो वो सही नहीं होगा। 2 सवाल इसलिए, पहला, गुजरात में आपको कितना बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन दिख रहा है, क्या उसका असर पूरी तरीके से गुजरात के चुनाव में दिखेगा? और दूसरा, आप अपनी तरफ से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अकेले किसान विरुद्ध में नहीं है यहाँ इस सरकार को, यहाँ सब लोग, मजदूर लोग, आदिवासी लोग, ओबीसी लोग, मुस्लिम लोग, सब खिलाफ है उसके। बात आती है तो बढ़ती है, बढ़ती है तो बातें निकलती हैं। किसान आंदोलन का बात करते हैं, किसान आंदोलन का एक रूप हमने 26 जनवरी को भी देखा, जो
क्या हुआ लाल किले में पूरे देश और दुनिया ने देखा, इसका आप निंदा करते हैं क्या? है वो तो उन लोगों ने करवाया है ना, भाजपा ने करवाया है लाल किले पे। वो कहाँ से जाएंगे? इतना पुलिस रखा था, इतना सिक्योरिटी था उसका सरकार का, फिर कैसे चले गए वहाँ? जानबूझ के करवाया है उन लोगों ने। यही बयान राकेश टिकैत भी देते हैं, यही बयान कांग्रेस भी देती है, वही बयान आपने भी दिया सर। हाँ, तो जो सही है वो बताना पड़ता है ना इसमें। चलते चलते जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा, गुजरात की जनता के लिए? बस वो बीजेपी यहाँ से जाए और अच्छा राज आए इधर, ऐसा लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, विनती करता हूँ कि उसको वोट मत देना। तो ये थे हमारे साथ छोटू भाई वसावा, जो विधायक हैं और अपने बेबाकी बोल के जरिए प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं और लोगों के नज़र में एक अपना अलग छाप बनाते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा भाजपा का साथ मंजूर नहीं, जो किसान आंदोलन है, किसानों के साथ अन्याय हुआ है और कहीं ना कहीं जो इनका गठबंधन है, अगर ये आगे बढ़ता है तो भाजपा सरकार के लिए खतरे की घंटी जरूर है। अगले हफ्ते हम फिर किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ, विशिष्ट नेता के साथ तीखी चर्चा के हिस्सा बनेंगे और आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार। उन्होंने आदिवासियों की समस्याओं को सामने लाने का, उनकी हक की लड़ाई लड़ने का काम अपने पूरे राजनीतिक जीवन में किया है और आज भी कर रहे हैं। छोटू भाई वसावा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही रहे। बीजेपी के साथ गठबंधन इन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। अपनी बेबाक बोली से छोटू भाई वसावा अपने विरोधियों पर हमेशा कटाक्ष करने और निशाना लगाने में कभी कमी नहीं करते हैं। किसी से डरना नहीं, हम यहाँ बैठे हैं, डरना मत।